कि आपको तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि आप सियासी तौर पर कमजोर हैं, इसलिए आपको पसंद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पसंद न हो, सब मिलकर कहते कि मजलिस इनकी एजेंट है। कभी अब आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि ओवैसी समाजवादी का एजेंट है। समाजवादी पार्टी बोलती कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस बोलती कि ओवैसी फुला का बी टीम है। मैं समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव मेरी खातिर एक जगह बैठकर तय कर ले कि मैं किसका एजेंट हूं। आप दोनों बैठ जाइए। जैसा अखिलेश यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को बुलाया, पूरे भाजपा के लीडरों को बुलाया, उसी तरह कहीं एक जगह बैठ जाइए। बैठ के फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। बाबा आप भी बैठ जाओ, अखिलेश को भी अपने साथ बिठा लो। अखिलेश के पेट का दर्द खत्म नहीं होता जब तक ओवैसी का नाम ले। और राहुल तो ओवैसी का नाम सुन के केरल को भाग गए। तो ये हम पर इल्जाम। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनने का टाइम, नारा आखिर में नारा लगाएंगे, अभी सुनने का वक्त है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि CAA के नाम पर माहौल को खराब मत करो। मैं मुख्यमंत्री जौनपुर से कह रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश का माहौल है मैं वही माहौल बयान करने आया हूं। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जान लीजिए कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश की जनता आपको गोरखपुर में भिजा देगी। आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। और ये बोल रहे माहौल की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। बाबा जरा ये तो बता दो, योगी आदित्यनाथ जरा ये तो बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो कल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उस सर्वे में ये बात उत्तर प्रदेश के बारे में बताई गई कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने जेब से पहले से ज्यादा खर्चा करती है अपना इलाज कराने के लिए। बताओ बीजेपी वालों, क्या ये सच है या झूठ है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मोदी की सरकार करती है। दिल्ली में मोदी कह रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता सेहत और अस्पताल जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्चा करती है। मोदी की सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में बच्चों की पैदाइश बहुत कम हो गई, मगर योगी बोले मुसलमान बहुत पैदा कर रहे हैं। अब बताओ बीजेपी वाले, मोदी झूठ बोल रहे हैं या बाबा झूठ बोल रहे हैं? 1% उत्तर प्रदेश में महिला काम करना चाहती है, नौकरी नहीं है। इनसे पूछेंगे महिलाओं के बारे में तो बोलेंगे नहीं, वो लव जिहाद, मजहब तब्दीली का कानून। अरे महिला काम करना चाहती है, भाजपा वालों तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या यहां पर ये आप देखिए, मोदी जी ने कहा पूर्वांचल में हाईवे बना दिए, देखा ना, प्लेन उतारा ना प्लेन उतारा ना। क्यों उतारा प्लेन? क्यों उतारा प्लेन मोदी जी ने? नहीं समझ में आया आपको? एक जोक सुना रहा हूं। क्योंकि ये तो हटो, ये बीच में क्यों आ रहे तुम लोग? मोदी जी ने, सुनिए, मोदी जी ने प्लेन क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए, सुनो, उत्तर प्रदेश की जनता को बताने के लिए कि भाइयों बहनों, पेट्रोल इतना कीमती हो चुका कि सिर्फ मैं ही प्लेन उतार सकता, तो इसीलिए प्लेन उतारा।
और मोदी जी ऐसा करते उतर रहे थे, फिर गाड़ी में बैठे और मुख्यमंत्री को अकेला छोड़ दिया। किसी उत्तर प्रदेश के शातिर नौजवान ने एक वीडियो बना दिया बाबा को दिखाते हुए कि अकेले अकेले कहां जा रहे हो। क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ? क्या सरसों का तेल महंगा नहीं हुआ? क्या गैस का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ? महंगाई नहीं बढ़ रही है? क्या महंगाई नहीं बढ़ रही है? तो फिर तुम वोट किसको दोगे? तुम महंगाई को देख करके बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या पेट्रोल की डीजल की कीमत देखकर बीजेपी को वोट दोगे? तुम क्या गैस का सिलेंडर जो 1400 रुपये हो चुका है, क्या तुम बीजेपी को वोट दोगे? क्या तुम सरसों के तेल को अपने खाने में मिलाओगे या पानी को मिलाकर खाना पकाओगे? बताओ तुम किसको वोट दोगे? फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। कीमतों को कम करने में नाकाम साबित हुई है। और मोदी जी बात करते हैं कि हमने वो बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने फुला कर दिया। और ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं ओवैसी फुला है, ऐसा कर देंगे, फुला कर देंगे। याद रखो बीजेपी वालों, मैं मरने को तैयार हूं, तुम मारने तैयार हो, मुझे पता है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, यही समझता हूं कि कल शाम तक या मैं जिंदा नहीं रहूंगा या सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा। ये मेरा ईमान है। और अगर ये लोग समझ रहे कि हम मौत से डरते, नहीं डरते मौत से। हम मौत के बाद जो हिसाब होगा उससे डरते, मौत से नहीं डरते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह नरेंद्र मोदी को और योगी को अल्लाह 125 साल की उम्र दे, बोलो आमीन। और हमको अल्लाह सेहत से जिंदा रखे, ऐसी सेहत दे कि हम जिंदा रहे तो अल्लाह के आगे सर झुकाए, जालिमों के आगे कभी ना झुकाए। और फिर बीजेपी ये भी कहती है कि ओवैसी यहां पर आकर माहौल को खराब नहीं करना। मैंने क्या कहा था? अरे आप हमारी आवाज को सुनो, हमको सुनो, बस सुनो दो। तुम्हारे सामने योगी खड़ा हुआ है, सुनो। इनको इतराज है कि मीडिया के लोग बैठ जाए। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। हमारे सामने योगी है, मोदी है, अखिलेश है, हमारे सामने आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, सब है। मगर तुम तक, तुम्हारे दिलों तक अगर मेरी बात पहुंच गई तो वही काफी है। मुझे देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हम सबको देख रहा है, हमको काम करना है मिलके। क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम हमारी आवाज को समझोगे? क्या तुम मिलकर लड़ेंगे इंशाअल्लाह? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम हुकूमत से डरोगे? क्या तुम अपने वोट का इस्तेमाल करोगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर बीजेपी को हराओगे? क्या तुम मुत्तहिद होकर मजलिस के उम्मीदवारों को विधायक बनाओगे? इंशाअल्लाह ताला पे होगा जरूर। तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखो, अपने हाल को देखो, अपने घर को देखो, अपने बच्चों के स्कूल को देखो, उन जेलों को देखो जो उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान 27% जेल में बैठे हैं। 27% उत्तर प्रदेश में मुसलमान जेल में। बताओ फिर कौन उनकी आवाज उठाएगा? कौन उनकी आवाज उठाएगा? लोनी में 6 मुसलमानों को गाय की स्मगलिंग में घुटने पर गोली मारी गई, उसमें 18 साल से कम उम्र का बच्चा भी। उस बच्चे का क्या किया था? उस बच्चे ने गोली मार दी गई। कासगंज में अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में मार दिया गया।
बताओ सल्ताफ ने क्या गुनाह किया था? इल्जाम लगाया कि किसी और की बच्ची को लेकर भागा था, मगर बाद में मालूम हुआ वो बच्ची 18 साल से ज्यादा उम्र की थी। बताओ उन्नाव का फैसल क्या गुनाह किया था? जो तरकारी बेचता था 16 साल का बच्चा जो पुलिस कस्टडी में मर गया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। आखिर सिर्फ 2% हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएट क्यों होते हैं? सिर्फ 2%। आखिर 60% ड्रॉप आउट रेट क्यों है? कौन जिम्मेदार है मेरे भाई? हम जिम्मेदार हैं। अगर आप इन सियासी जमात से कहेंगे नहीं, जिस दिन आप अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे, मजलिस को वोट देंगे, आप अपनी सियासी लीडरशिप को बनाएंगे, तो तब आप देखेंगे हालात बदलेंगे, नाइंसाफियों के दौर का खात्मा होगा। कोई हमारे को हमसे नाइंसाफी करने से पहले सोचेगा। और ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इनके पास अगर कोई मुस्लिम नेता है, वो बेचारा मंच पे आता है तो उससे कहते हट जा, सामने मत आ, वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी ये तो वो हो गया पिक्चर का डायलॉग कि सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब हम तुमसे कह रहे गब्बर आए, गब्बर का दादा है, हम नहीं सोएंगे, हम ठहरेंगे, आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह। वो गया जमाना कि बीजेपी आ जाएगी। अरे बीजेपी आ जाएगी तो भी मुकाबला करेंगे। जमहूरियत ने हमको हक दिया गया है। बीजेपी आती है तो तुमने क्या किया? बीजेपी आई तो हम पर नुकसान हो रहा। हमारे बुनकर भाई, अंसारी भाई, उनका पावरलूम हैंडलूम बर्बाद हो गया। क्या किया तुमने? हमारा कुरैशी भाई जो बरसों से गोश्त का कारोबार करता, खत्म हो गया। और फिर ये लोग जो कहते हैं कि खामोश हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। क्या 2017 तक बताओ समाजवादी पार्टी आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन दिया था? आपने कितने स्लॉटर हाउसेस का परमिशन रिन्यूअल कराया था? आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ जवाब देने को नहीं है, मगर सिर्फ क्या कहेंगे, नहीं मजलिस लड़ेगी तो और डिवाइड हो जाएगा। अरे डिवाइड तो तुम्हारा वोट हो चुका है ना। 2017 में यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट कौन थे? नदीम थे ना? ये दोनों अखिलेश और राहुल मिले थे ना? क्या कहा था? यूपी को इन लड़कों का साथ पसंद है। वो लड़के मिले, ये नदीम लड़का हार गया। हम हराए, मजलिस हराई। क्यों नहीं पड़ा इनको वोट? क्योंकि मुसलमान ने तो वोट दिया। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। मुसलमान बड़ा जज्बाती होता है। अगर उसका घर जल रहा है और सामने वाले का जल रहा है तो बोलता नहीं उसके घर को बचाऊंगा पहले जाकर। ये हमारा जज्बा है, ये जज्बा हमारा है। मगर अब आपसे हम कह रहे पहले घर की आग को बुझाओ। याद रखो मुसलमानों, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद में इमाम साहब गलती करते हैं तो मस्जिद के बाहर खड़े होकर किसी को हक हासिल नहीं है कि पुकार करके इमाम साहब आपने रुकू करना भूल गए। जो जमात में होगा, जो नमाज में होगा, वही बोलेगा इमाम साहब सुभान अल्लाह। इमाम साहब को तब समझ में आता कि हाँ गलती हुई है। हमारा हाल ये है कि हम दीवार के पास खड़े रहकर बोलेंगे नहीं मजलिस ये करना था, मजलिस वो करना था। प्यारे आ जाओ मजलिस में, मैं तुमको नेता बनाना चाहता हूं, तुम लीडर बनो। हम यहां पर नेता बनने नहीं आए, हम यहां पर नेता बनने नहीं आए। हम तो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी नीयत है, अल्लाह जानता है कि आप लीडर बने। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बननी चाहिए। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे? आप लीडर बनेंगे मुसलमानों के नहीं बनेंगे?
और बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मुकद्दर के फैसले करेंगे। याद रखो, जिस दिन आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की क़यादत को बनाएंगे, कोई उत्तर प्रदेश के सियासी फैसले तुम्हारी आवाज के बगैर तुम्हारे से पूछ कर नहीं किए जाएंगे। आज क्या हो रहा है कि आज हमारी कोई अहमियत नहीं है। आज हमारी कोई अहमियत नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी तकरीर हुई थी हमारी, उसमें हमने CAA का जिक्र किया था। CAA का कानून याद है ना? हमने ये कहा था, अब फिर कह रहे योगी आदित्यनाथ, आप भी सुन लो। अगर आपके यहां पर अल्लाहियों के लोग हैं तो इस हमारी तकरीर के इस हिस्से को रिकॉर्ड करके मुख्यमंत्री को जरूर सुनाना, जरूर सुनाना। हमने कहा बहुत है हमारे, ये भी हमारे मजनू बहुत है, ये भी हमारे मजनू है, बहुत है। अब हमने क्या कहा था कि भारत में मजहब की बुनियाद पर अगर कोई कानून बनाया गया तो CAA था। इससे पहले मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना। हमने कहा कि ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। मसावात की बात आर्टिकल 14 करता है। मजहब की बुनियाद पर कानून गलत था। हमने ये कहा, हमने ये भी कहा कि CAA को NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। अब आप जितना मजमा यहां पर हजारों की तादाद का, आप मजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है, आप क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, आप पूरे के पूरे मजलिस के प्रवक्ता हैं। आज से CAA का कानून याद रखो। आप अगर किसी के पास कलम है तो लिख लो, कलम रखो अपनी जेब में मुसलमानों, कलम रखो, क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अपने साथ एक किताब को कलम को रखते। लोगों ने कहा कि इमाम आप वक्त के इमाम हैं, आपको कलम और कागज की जरूरत क्यों है? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि अगर मैं जिंदगी खत्म होने से पहले तक अगर किसी एक बच्चे से भी अच्छी हिकमत की बात सुनूंगा तो उसको लिख लूंगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि CAA पहले मजहब की बुनियाद पर गलत कानून बनाया गया। CAA को अकेले नहीं देखा जा सकता। पूरे भारत का मुसलमान CAA को लेकर बेचैन क्यों है? क्योंकि उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया, उसको NPR NRC से जोड़ दिया गया। और NPR क्या है? आपको मालूम NPR NRC क्या है? कल अगर सेंसस होगा उत्तर प्रदेश में तो सेंसस करने वाले आपके घर को आएंगे, आपका नाम, आपका मजहब, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड, आप कहां पैदा हुए, वालिद वालदा कहां पैदा हुए, उनका कागज पूछेंगे और एक लिस्ट बनाकर तहसीलदार के दफ्तर में पहुंचा देंगे। वो तहसीलदार ये कहेगा कि ये डाउटफुल सिटीजन शहरी है। फिर आपसे कहा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी से कि बताओ तुम इस भारत के शहरी हो या नहीं? अब मुझे भागना पड़ेगा, ये कागज वो कागज, ठीक है हमने कुछ लाके दे दिया। फिर उसके बाद तहसील के ऑफिस में लिस्ट लगाई जाएगी, वहां पर ये संघ परिवार के लोग जाएंगे और जहां जहां मुसलमान का नाम रहेगा वो बोलेंगे डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, ये भारत का शहरी नहीं है। फिर हमको अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये NPR NRC है, इसके खिलाफ हमें। अब आप सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ये तो हुआ नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ये आसाम में हो चुका है। क्या हुआ आसाम में? सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, वहां पर 19 लाख के नाम नहीं आए, जिसमें से 3.5 लाख मुसलमान के नाम थे। अब जब CAA आ गया, कानून बन गया ना, CAA कानून बन गया,
तो वो जो गैर मुस्लिम है, जो 3.5 लाख मुसलमान को छोड़कर जो 15.5 लाख गैर मुस्लिम है, उनको CAA से उनको भारत का शहरी करार दे दिया जाएगा और ये 3.5 लाख को फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कोर्ट में जाकर अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा। ये होगा, याद रखो। अगर मोदी NPR NRC करेगा तो पूरे भारत में होगा। और जब हम ये चीज को देख चुके आसाम में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हुआ, तो ये बोल रही देखो अभी तो रूल्स भी नहीं बने, अभी तो रूल्स नहीं बने, ओवैसी लोगों को भड़का रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, बल्कि हिंदू अखबार, अंग्रेजी का अखबार है, एक मशहूर जर्नलिस्ट है, बहुत मशहूर, जिसका नाम मोहतरमा विजेता सिंह है। गूगल में जाओ, हजरत गूगल में जाकर देखो, विजेता सिंह का नाम लिखो। हिंदू अखबार में विजेता सिंह ने मोदी की हुकूमत का जो NPR का फॉर्म है उसको अखबार में शाये किया। हमने उसकी मुखालिफत की। वो फॉर्म तो यही सब बातें पूछ रहा है और फिर जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, कि बात सच नहीं है कि मोदी सरकार एक कानून है, अगर कोई पैदा होता है, कोई मरता है, तो उसको कानून का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ। उस कानून को मोदी सरकार तरमीम कर रही है और तरमीम करके उसको आधार से, इलेक्शन कार्ड से और सेंसस से, NPR से जोड़ेगी। इसकी मुखालिफत कौन किया पूरे भारत में? असदुद्दीन ओवैसी ने किया। मरकजी हुकूमत ने आवाम से पूछा कि आप इस पर ऑब्जेक्शन है तो लिख कर दीजिए। हमने अमित शाह की मिनिस्ट्री को इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लिख कर दिया और हम फिर से कह रहे हैं, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ के कानून में तरमीम होगी, वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील उस कानून की मुखालिफत करेंगे। वो काला कानून होगा, वो NPR NRC की तैयारी होगी। ये बात हम जब करते हैं और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तुम्हारे लिए CAA इस्तेमाल हो जाएगा और हमारे लिए NPR NRC का इस्तेमाल होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर मरकजी हुकूमत NPR NRC के रूल्स बनाएगी, मजलिस एहतजाज करेगी, मजलिस प्रोटेस्ट करेगी। अगर CAA का कानून वापिस नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा ये जमहूरी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोटेस्ट एंड डिसेंट आर पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मुखालिफत और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का बुनियादी उसूल है। और बीजेपी नहीं चाहती कि एहतजाज हो, मोदी पसंद नहीं करते कि कोई उनके खिलाफ बात कहे। मैं आज जौनपुर से उन तमाम किसानों को सलाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जिन्होंने एहतजाज किया, तब से मस्त नहीं हुए। और जो लोग आज आकर मुझसे कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी इस पर बात मत करो, तो किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में, मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। नरेंद्र मोदी की सरकार को CAA के कानून को वापस लेना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। क्या आप सब इसकी तारीफ करते हैं? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? क्या CAA का कानून वापस होना चाहिए? जिस तरह किसान कानून वापस हुआ, क्या जौनपुर की जनता CAA कानून की वापसी का मुतालबा करती है? तो जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर।
लेटेस्ट न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।